हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत भटनी राइज अर्थात हमारे ऐप पर है। आपको यहाँ पे वीडियो पीडीएफ टेस्ट मिलेगा, ठीक है। हम पॉलिटी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं पूरा साल भर का। तो चलो देखते हैं। अगला हमारा जो इशू है पुलिस थानों में सीसीटीवी को लेकर के, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है लेकिन देख लो। एक्चुअल में इशू बहुत बड़ा है लेकिन ये वैसे ही एग्जाम में हो सकता है ना पूछा जाए। नहीं, इशू तो बहुत बड़ा है। पुलिस थानों में सीसीटीवी, सुप्रीम कोर्ट ये चर्चा में कब आया? ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में, जो प्रत्येक पुलिस स्टेशन है, सीसीटीवी कैमरा यानी क्लोज्ड सर्कुलर टेलीविजन कैमरे लगाए जाएं। ये सीसीटीवी समझ रहे हो ना? सीसीटीवी का मतलब क्या है? क्लोज्ड सर्किट, मैंने क्या सर्कुलर बोला था, सर्किट होता है टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। अब देखो प्रमुख बिंदु क्या है। पहला तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लो। डॉक्टर के बसु, पश्चिम बंगाल जो है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में 2015 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि मानवाधिकारों के हनन की जांच के लिए हर थाने में और जेल में जो है सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट 2018 में, ये 15 में ये बात करी गई थी, 2015 में किसके मामले में? डॉक्टर जो है के बसु वर्सेस पंजाब, वो वेस्ट बंगाल राज्य। दूसरा 2018 में एक मामला आता है और सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जांच के दौरान जो है अपराध स्थल की जो वीडियोग्राफी का उपयोग करके एक केंद्रीय पर्यवेक्षक निकाय, सेंट्रल और जो है ओवरसाइट बॉडी बनाने की बात करी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो इस वजह से गाइडलाइन दी गई थी। एक्चुअल में जो इस समय करंट दिशा निर्देश क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन के सभी प्रवेश और निकास बिंदु पर, यानी एग्जिट पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे और एग्जिट पॉइंट पे क्या होना चाहिए, हर हाल में कैमरा होना चाहिए। मुख्य द्वार और लॉकअप पे, गलियारों पे, लॉबी पे, रिसेप्शन पर ये सीसीटीवी कैमरे की बात करी गई है। सीसीटीवी सिस्टम को नाइट विजन से लैस किया जाना चाहिए, नाइट विजन से, क्योंकि रात में तो फिर, और इसमें ऑडियो के साथ साथ वीडियो की भी फुटेज की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऐसे सिस्टम खरीदना अनिवार्य होगा जिससे कम से कम 1 साल से अधिक समय के लिए डेटा का भंडारण किया जा सके। मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कंप्लीट उसमें से ऑडियो आना चाहिए, साथ में वीडियो होना चाहिए, और 1 साल का आपके पास स्टोरेशन का सुविधा होना चाहिए, और लाइट विजन से लैस होना चाहिए, मतलब रात के लिए तो लाइट विजन से लैस होना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सहित उन सभी जांच एजेंसियों के कार्यकलापों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाने चाहिए जिन्हें पूछताछ और गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है। साथ में जो पर्यवेक्षण निकाय है, इसका कार्यान्वयन राज्य और जिला स्तर पर भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद कही गई कि वे संवैधानिक आयाम जो है, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में इसमें जो है, इसमें मौलिक अधिकार क्या है भाई, निहित है। अनुच्छेद 21 क्या है? इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ 21 के जो विस्तृत दायरे को हम अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश का एक मामला 1993 में इसमें एक्सपेंड किया, इसका विस्तार किया और बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं दिए गए निर्णय के आधार पर अनुच्छेद 21 के तहत कुछ अधिकारों की सूची प्रदान की है, जिसमें से कुछ अधिकार जैसे दिए गए हैं कि भाई विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार,
वहीं आश्रय का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, विलंबित फांसी के खिलाफ अधिकार, हिरासत में मृत्यु के खिलाफ अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, डॉक्टरों की सहायता का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण का अधिकार, प्रत्येक बच्चे को पूर्ण विकास का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार, प्रदूषण मुक्त वायु का अधिकार, ये सभी अधिकार दिए गए हैं। अब हिरासत में हिंसा से संबंधित अगर डेटा की बात करें तो राष्ट्रीय जो है अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि भाई भारत में प्रत्येक मतलब 2000 इनका आंकड़ा है कि 2001 से 2018 के बीच इस पर जो है करीब 1700 जो हिरासत में है, करीब ये समझो 1750, एक्चुअल में 1727 जो मौतें दर्ज की गई हैं, जिसके लिए केवल और केवल 26 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया गया था। अब इसमें से 2016 में से 70 मौतों के लिए केवल 4.3% मौतों के लिए पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया गया, जहां हिरासत के दौरान पीटने से मृत्यु हो गई। वहीं अभिरक्षा यानी कस्टोडियल के साथ साथ इसमें से देखोगे कि इन मौतों के अलावा 2000 से 2018 के बीच जो पुलिस के खिलाफ 2000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिनमें से केवल 324 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो है इनको दोषी ठहराए गए हैं। अब यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र जो है कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट जो है, तो इसमें क्या है एक्चुअल में देखो, भारत हस्ताक्षर करता नहीं है। पहली बात तो ये देख लो, जो यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की अगर बात करें तो भारत हस्ताक्षर करता नहीं है, जिसके तहत राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता होती है, और यह जो है देशों को नागरिक उन देशों में भेजने से मना करता है जहां यह आशंका होती है और उन्हें यातना झेलनी पड़ सकती है। तो सीसीटीवी का मामला है कि भाई यह एक टेलीविजन प्रणाली है जिसमें संकेतों को सार्वजनिक तौर से है क्या होना चाहिए, इसमें से प्रसारित नहीं किया जाता है, बल्कि निगरानी और सुरक्षा उद्देश्यों से इसका उपयोग किया जाता है। घटक के तौर में इसमें से जो सुरक्षा आधारभूत घटक शामिल किए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा उपकरणों से नहीं जुड़े हुए होते हैं। इनमें से एक कैमरे जो कि लेंस के साथ होना चाहिए, एक केबल और एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होना चाहिए, और नेटवर्क जो वीडियो रिकॉर्डर होना चाहिए, और वीडियो मॉनिटर भी शामिल होना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो यह आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा नियंत्रक है। ये न्याय के लिए सबूत उपलब्ध करने के साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और इलेक्ट्रॉनिक खतरों का पता लगाने में भी सीसीटीवी का एक्चुअल में महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है, आप भी जानते हैं कैसे। कई बार जो है देखो, पर्टिकुलरली मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हालांकि मैं कोई ऐसा कुछ क्राइम नहीं किया था, ठीक है। मैं 7 दिनों तक एक जेल पे गया, 7 दिन के लिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया था, ठीक है। और मैं एक्सपीरियंस इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर कैमरा लग जाएगा जेलों में या फिर थानों में तो ये इनका जो घूरक धंधा चलता है वो बंद हो जाएगा। मैं ये बात है मैं बांदा जेल की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत टाइम नहीं हुआ है, मैं मतलब रिसेंट की बात कर रहा हूँ। मैं 7 दिनों तक था यहाँ पे, और आप देखोगे कि जिस बैरक में मैं था, मतलब उसमें से बहुत सारे लोग थे, करीब 40 से 50 लोग बैरक में रहे होंगे। तो उसमें ना वो लोग जो स्वीपर था, तो वो व्यक्ति क्या करता था, एक पुड़िया लेके आता था, गांजा की पुड़िया, और वो जो गांजा की पुड़िया है वो 10 रुपए में बेचता था। कितने रुपए में? सॉरी 10 रुपए में कहा, वो वहां तो 10 रुपए की लेके आता था, इसे 50 रुपए में बेचता था। 10 रुपए में नहीं बेचता था बल्कि 50 रुपए में बेचता था। तो पहली बात तो देखो, और दूसरी बात एक चीज बताऊं, वहां ब्लेड जो कि कई बार ऐसा होता था कि जो कैदी होते थे एक दूसरे को प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, जो सबल है, जो दादा है, जो नेता है, तो दूसरे व्यक्ति पे कभी कभी छुरी मार देते थे। ये छुरी कहाँ से आ जाती थी? ब्लेड मार देते थे, ये कहाँ से आ जाती थी? और तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर फोन उपलब्ध करवाए जाते थे लोगों को। मैंने खुद देखा है, फोन उपलब्ध करवाए जाते थे, लोग आराम से फोन यूज करते थे। मुझे ये पहले से भी पता था कि 7 दिन का ही है, तो मैटर एक्चुअल में मैं कोई बड़ा, मतलब बड़ा क्या, मैं कोई भी क्राइम को के अंदर नहीं गया था, एक सिविल मैटर था।
ऐसी नॉर्मली, तो उसके तहत मैं अंदर गया था। और मैं बता दूं, सीए एनआरसी आपने सुना है? इसी के अंतर्गत मुझे पुलिस उठा ले गई थी, ठीक है, और अंदर कर दिया था। तो ये एक्चुअल में था। तो आप ये मत समझिएगा कि सर ने बताओ जो हैं पढ़ा रहे हैं वो क्रिमिनल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये विरोध भी मैंने एक्चुअल में नहीं किया था, लेकिन क्या होता है कि आप जब नजदीक से निकलते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है कि सबको समेट के वैन में भर के और डाल दिया गया था, ठीक है। तो रासुका किसी किसी को लगाया गया, बहुत सारी यातनाएं, मतलब वहाँ जो नेता उता टाइप थे। हालांकि मेरा ऐसा कुछ वही नहीं था, तो फिर ऐसा मतलब मुझे 7 दिनों के बाद रिलीज कर दिया गया था, कंप्लीटली रिलीज कर दिया गया था। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मुझ पे केस वेस भी कुछ नहीं रजिस्टर्ड हुआ, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अब वो चल ही रहा था, ये सारी चीजें देख ही रहे हैं, धरपकड़, तो ऐसा हुआ था। तो मैं 7 दिन में एक एक्सपीरियंस को मैंने देखा कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब इतना बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। तो ये बताओ, सीसीटीवी लग जाएगी जेल में तो ये कैसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। देखिए समस्या है। अब देखो रही बात प्राइवेसी की, चलिए ठीक है, हम प्राइवेसी समझते हैं, ठीक है, कि आप जहाँ पे बैरक में नहीं लगा सकते हो वहाँ प्राइवेसी का इशू है, भाई चलो ठीक है, मान लेते हैं प्राइवेसी का इशू है। लेकिन ये किस काम आएगा? इसे तो पब्लिक करना नहीं है ना। ये एक्सेस वही व्यक्ति करे पर्टिकुलरली, मतलब जैसे कि अगर महिलाओं के बैरक में लगाया गया है तो इसमें से एक्सेसिबिलिटी किसी की ना हो, सिर्फ उसमें से अगर एक्सेसिबिलिटी न्यायालय, और तब न्यायालय को दी जाए जब कोई ऐसा कोई मतलब केस या कांड हो जाए, जरूरत पड़े, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये गोरख धंधा बहुत हर एक जेल में चलता है। मैंने ये पर्सनली अपने आंखों से देखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपनी आंखों से देखा है। बाहर 10 रुपया की शायद मैंने सुना है गांजे की पुड़िया, जब मैंने उनसे पूछता था तो मिलती है, और वो यहाँ के 50 की बेचते थे। उसे तो छोड़िए, जो पुलिस वाले थे ना बांदा जेल में जो, तो एक्चुअल में वो अपने जो टोपी होती है, तो अब देखो उनका भी चेक होता है जब कोई जो है पुलिस बाहर से आता है या फिर ड्यूटी होती है, तो उसकी भी चेकिंग होती है, पर्टिकुलरली चेकिंग होती है। हालांकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है जो करनी होती है, मतलब सब इनमें से सभी का हिस्सा होता है। उस चेकिंग की अगर मैं बताऊं, तो वो जो व्यक्ति होता था, जो पुलिस वाला होता था, वो सिर में मोबाइल लेके आता था। अब मोबाइल कैसे उपलब्ध करवाया जाता था? देखो यहाँ मोबाइल क्या है कि उसके घर वाले देते तो अपनी लाने का फीस लेता था, अगर कैदी के घर वाले दे दे तो लाने की फीस लेता था, या मान लो कैदी के घर वाले नहीं दिए हैं उस मोबाइल को, तो फिर कई ऐसे वो हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और जेल देखी है, ये सिर्फ बाहर से मैंने ऑब्जर्व किया है एक मैटर को लेकर के, ये मेरा कोई केस नहीं था, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। वहां का जेल बहुत स्ट्रिक्ट, जो जेलर था बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट। वहां कुछ नहीं पहुंचता था, मतलब वहां बड़े बड़े धुरंधर जमा थे, ठीक है। एक व्यक्ति ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मैं तब बता रहा हूँ, ठीक है। लैंगिक अंतराल और न्यायपालिका में संवेदीकरण, लैंगिक अंतराल और न्यायपालिका में संवेदीकरण एक्चुअल में चर्चा में क्यों था? देखो, रिसेंटली भारत के, जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत के जो महान्यायवादी, मैं महान्यायवादी के बारे में नहीं बताऊंगा, जो के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक लिखित सुझाव में न्यायपालिका के सदस्यों के बीच लिंग संवेदीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया, और उन्होंने उच्चतर न्यायपालिका में लंबे समय से जो महिला न्यायाधीश है इनकी संख्या में भी जो हुई कमी है, इसको भी उन्हें रेखांकित किया, इसको भी उनने पर्टिकुलरली रेखांकित किया। अब देखो बात क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधियों के लिए जमानत की शर्तें निर्धारित करते हुए महान्यायवादी और अन्य लोगों से पीड़ित के प्रति लिंग संवेदनशीलता में सुधार के तरीकों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने को कहा। साथ में उच्चतम न्यायालय की जो पीठ ने ऐसे यौन अपराध के अपराधी जो कि आगे चलकर पीड़ितों का और अधिक उत्पीड़न करते हैं, तो उनके लिए न्यायालयों द्वारा जमानत की शर्तों में निर्धारण के तौर पर विचार करने की बात कही गई। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के एक आरोपी जो है एक व्यक्ति को जमानत की शर्त के रूप में पीड़ित से राखी बंधवाने की बात कही थी, पीड़ित से राखी बंधवाने की बात कही थी। एक और केस आया था कि मतलब एक जज साहब थे, तो ऐसे ही केस चल रहा था, तो बोले शादी करने का, आपको याद होगा तो उसमें कहा गया था क्या आप इनसे शादी करेंगी, उन महिला से। मतलब अजीब अजीब है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देखो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे निर्णयों को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे अतार्किक
इंटरप्रिटेशन होते हैं, अतार्किक निर्णय होते हैं, ये उस समझ से परे होते हैं। मुझे ये नहीं पता चलता कि एक व्यक्ति जो है उत्पीड़न कर रहा है और पीड़ित का मतलब पीड़ित न्याय मांगने गई है और उससे बोला जा रहा है उत्पीड़न वाले से कि क्या आप इनसे शादी करेंगे, मतलब अजीब सा नहीं लग रहा है? तो ऐसा हुआ था। अब देखो, न्यायपालिका में जो लैंगिक अंतराल पर डेटा की बात करें तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने मात्र 2 महिला न्यायाधीश हैं, अब हालांकि बढ़ गई हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए 34 सीट आरक्षित है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक अभी भी किसी महिला की नियुक्ति नहीं हुई है। अब देश के उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में निर्धारित जो है 1113 की क्षमता के विपरीत केवल 80 महिला न्यायाधीश वर्क करते हैं। अब इन 80 महिला न्यायाधीशों में उच्चतम न्यायालय में बहुत कम, मतलब अगर हम बात कहें तो ये 10% या उससे भी कम, और अन्य देश जो है विभिन्न मतलब अन्य देश के जो अन्य विभिन्न हिस्से हैं उच्च न्यायालयों में जो कार्यरत है, ये जो संख्या है कुल न्यायाधीशों की मात्र 7.2% महिला न्यायाधीशों की। और देश के 26 न्यायालयों यानी उच्च न्यायालय सहित जो डेटा के अध्ययन से पता चलता है कि भाई देश में सबसे अधिक महिला न्यायाधीशों की संख्या हरियाणा और पंजाब में है। कुल 85 न्यायाधीशों में से 11 महिला न्यायाधीश हैं और इसके बाद मद्रास जो उच्च न्यायालय है दूसरे स्थान पर है, जहां कुल 75 में से 9 महिला न्यायाधीश है। और दिल्ली और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में 8 महिला न्यायाधीश। मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड में उच्च न्यायालय में कोई भी महिला न्यायाधीश कार्यरत नहीं है। वर्तमान के न्यायाधिकरणों या निचली अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या का आंकड़ा एकत्र करने के लिए कोई भी केंद्रीय प्रणाली नहीं है। और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मामले में जो है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 403 पुरुष अधिवक्ता हैं जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और उनकी तुलना में केवल 17 ऐसी महिलाएं हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय में 229 पुरुषों के मुकाबले केवल 8 वरिष्ठ महिला अधिवक्ता हैं, और बॉम्बे उच्च न्यायालय में 157 पुरुषों के मुकाबले केवल 6 वरिष्ठ महिला अधिवक्ता हैं। तो ये एक इशू है, ये एक डेटा अंतराल है, लैंगिक अंतराल है, तो इसको मतलब फुलफिल करने की बात करी गई है। अब न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व के महत्व को लेकर की बात करें तो वर्ष 2030 तक सतत विकास एजेंडा और सतत विकास जो लक्ष्य है, विशेष तौर से ये लक्ष्य जो है 5 और 16 17 है ना SDG, तो लैंगिक समानता और न्यायपालिका है, इसमें सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं के जो है प्रतिनिधित्व की वैश्विक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। साथ ही साथ महिला न्यायाधीशों के लिए समानता प्राप्त करना न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे महिलाओं का अधिकार बल्कि यह जो अधिक न्यायसंगत कानून व्यवस्था के लिए स्थापना की आवश्यकता है। महिला न्यायाधीश जो है न्यायपालिका को मजबूत बनाने के साथ साथ न्याय प्रणाली के प्रति जो है जनता के विश्वास को भी बढ़ाएंगी और इसमें सहायता करेगी। न्यायपालिका महिलाओं न्यायाधीश का जो प्रवेश है न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए, समावेशी। और लोगों, आपको याद होगा कि एक न्यायाधीश थे अभी रिसेंटली 1.5 साल की बात है, उनपे यौन उत्पीड़न को लेकर के आरोप एक महिला ने जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उन पे आरोप लगाया था। तो अगर मान लो जो जेंडर डिस्पैरिटी खत्म हो जाए यानी फिर लैंगिक अंतराल खत्म हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर मान लो ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं तो उनमें कमी देखने को मिलेगी। महिला न्यायाधीश जो है न्यायालयों की वैधता में भी वृद्धि करती हैं और साथ ही एक सशक्त संदेश देती हैं कि न्यायालय जो है न्याय का सहारा लेने वाले के लिए सुलभ और हमेशा खुले हुए हैं। तो ये इनसे संबंधित एक लैंगिक अंतराल से संबंधित मुद्दा रहा है। ठीक है, अब देखो एक अगला इशू है एक राष्ट्र और एक चुनाव। एक राष्ट्र और एक चुनाव, एक राष्ट्र और एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। देखो भाई, भारत में जो प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष संविधान दिवस पर यानी 26 नवंबर के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवड़िया गुजरात में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के अंतर्गत इसके समापन पत्र को संबोधित किया और इसमें उन्हें इस अवसर पर उन्होंने एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात करी।
ये जो इस बात पे मतलब यहाँ पर एक राष्ट्र और एक चुनाव, सभी चुनाव के लिए एकल मतदाता सूची के वक्तव्य को उन्होंने दोहराया और साथ ही पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे किताबी जो है कानूनी किताबों को की भाषा को है इसको सरल बनाएं और निरर्थक कानूनों को खत्म करने के लिए भी उन्हें एक आसान प्रक्रिया का सुझाव दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों को भी जो है श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद से लड़ने के लिए जो है भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए वही 26 नवंबर के दिन 12 वर्ष पहले मुंबई में उसी टाइम देखो 26 नवंबर को ही हमला हुआ था तो उसको चिन्हित किया गया है। ठीक है, एक्चुअल में एक राष्ट्र और एक चुनाव का मुद्दा कैसे उभरता है, ये है एक्चुअल में क्या। देखो, एक राष्ट्र और एक चुनाव यह विचार भारतीय चुनाव चक्र को एक तरीके से ये क्या करता है, संरक्षित करने को संदर्भित करता है ताकि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ एक ही समय पर कराया जाए जिससे दोनों का चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सकेगा। इससे मतदान में होने वाले जो खर्च हैं वो कम हो जाएंगे, राजनीतिक पार्टियों के जो खर्च हैं इस पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी और जनता के पैसे को भी बचाया जा सकेगा। प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर जो बढ़ता हुआ बोझ है इसको भी कम किया जा सकेगा। सरकारी नीतियों के समय पर लागू करने में मदद मिलेगी और यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी मूड के बजाय विकास संबंधी गतिविधियों पे जुड़े। अब जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि मान लो असेंबली का चुनाव है या किसी भी राज्य में किसी भी असेंबली का चुनाव है, जैसे चुनाव की डेट आई तो क्या MCC लग जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो तब तक कोई काम कोई घोषणा ये नहीं सब हो सकती है और हमें हमारा देश हमेशा इलेक्शन मोड में बना रहता है, कहीं ना कहीं राज्य में विधानसभाओं के चुनाव होते ही रहते हैं। शासनकर्ताओं की ओर से शासन संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाएगा और आमतौर पर यह भी देखा जा सकेगा कि किसी विशेष प्रावधान चुनाव में जो है अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए सत्तारूढ़ राजनेता कठोर और दीर्घकालिक निर्णय लेने से भी बचते हैं जो कि अंततः देश के दीर्घकालिक लाभ पहुंचा सकेगा और 5 वर्ष में जो एक बार चुनावी जो है तैयारी के लिए हितधारकों यानी जो राजनीतिक दलों, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अर्धसैनिक बलों, नागरिकों के ऊपर जो है ये भार कम होगा। चुनौतियां क्या हैं भाई, देखो भारत की संसदीय प्रणाली की प्रथाओं और परंपराओं पर विचार करते हुए एक साथ चुनाव कराना एक बड़ी समस्या है। कैसे समस्या है कि भाई सरकार निचले सदन के प्रति जवाबदेह है और यह भी संभव है कि सरकार अपना जो कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाए। तो जिस समय मान लो जिस क्षण अगर ऐसा होता है सरकार गिरती है तो वहां चुनाव होना आवश्यक हो जाता है। तो सभी राजनीतिक दलों को इस विचार यानी एक राष्ट्र एक चुनाव पर विश्वास दिलाना और उनको एक साथ में लाना बहुत मुश्किल है। अब एक साथ चुनाव कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है EVM और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल है VPPAT आप सुने होंगे, तो इसकी आवश्यकता दुगनी हो जाएगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है तो इसको 2 सेट यानी एक विधानसभा के लिए एक लोकसभा के लिए भी प्रदान करने होंगे तो और भार बढ़ जाएगा। मतदान के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो ये वन राष्ट्र वन नेशन वन चुनाव के लिए मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये मतलब जरूरतें पड़ेंगी। अब भारत में देखो 1951 से इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड सुन लो, ऐसे पहले होता था 1951 से 1952 मतलब 1951-52 से वर्ष 1967 तक विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के लिए भी चुनाव होते थे। अब इसीलिए इस विचार यानी वन नेशन वन जो इलेक्शन की पर्याप्तता और जो प्रभावकारिता पर कोई असहमति नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि भारत एक साथ जो है स्थानीय निकायों के लिए भी चुनाव कराने के लिए सोच सकता है और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल से जोड़ने के लिए राज्य विधानसभाओं के जो कार्यकाल है आप देखोगे तो कार्यकाल को घटाया जा सकेगा और उसके अनुसार उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। हालांकि ऐसा करने के लिए जो है अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356 में कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका जैसे देश में जो जहां पे कार्यपालिका सदन के प्रति जवाबदेह नहीं होती है जबकि भारत में कार्यपालिका हमारे लोअर हाउसेस लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, यदि भारत के संविधान में संशोधन करके जो सरकार के संसदीय स्वरूप को बदल करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया गया है तो इस समस्या का समाधान मतलब हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। ठीक है, एकल मतदाता सूची यानी वन वोटर लिस्ट की बात करें तो लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए केवल एक मतदाता सूची का उपयोग किया जाना चाहिए।
लाभ क्या है, अलग अलग संस्थानों के द्वारा तैयार की जाने वाली अलग अलग मतदाता सूचियों का निर्माण काफी अधिक दोहराव हो जाता है, जिससे मानवीय प्रयास और व्यय दुगना हो जाता है, जबकि एक मतदाता सूची के माध्यम से इसे जो खर्चा है वो भी कम किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं, ऐसा आसान तो नहीं है। चुनौतियां क्या क्या है कि भाई राज्य सरकारों को अपने कानूनों को भी संशोधित करने और नगर पालिका और नगर पंचायत जो है, जो लोकल के इलेक्शन है, तो इनमें ईसीआई मतदाता सूची को अपनाने के लिए राजी कर पाना बहुत मुश्किल है और बड़े पैमाने पर आम असहमति की यहाँ आम असहमति हो जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इस वजह से ये इशू आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला आपका जो है, अगला आपका गुजारे भत्ते के निर्धारण के लिए कुछ गाइडलाइंस, गुजारे भत्ते के निर्धारण के लिए निर्धारण कुछ दिशा निर्देश, दिशा निर्देश क्या क्या भाई, एक विशेष विवाह अधिनियम ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा जो 125 है, इसे जरूर मैं समझा दूंगा। देखो, एक ऐतिहासिक निर्णय में जो सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक मामलों में गुजारे भत्ते के संबंधित जो है भुगतान से संबंधित कुछ उसने गाइडलाइन दी थी। अब जस्टिस जो इंदु मल्होत्रा और जो है आर सुभाष रेड्डी की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि भाई सभी मामलों में गुजारे भत्ते का निर्धारण आवेदन दाखिल करने की तारीख के आधार पर किया जाएगा। जब आवेदन मतलब दायर किया जाएगा तभी उसके तारीख के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। खंडपीठ के गुजारे भत्ते की मात्रा जो है निर्धारित करने के लिए भी इसमें से कुछ सूचीबद्ध किए गए हैं, जैसे कि अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र का मुद्दा को लेकर के कि यदि किसी एक पक्ष के द्वारा अलग अलग कानूनों के तहत गुजारे भत्ते के जो भुगतान का दावा मतलब किया गया हो, तो न्यायालय सबसे पहले पिछली कार्यवाही में दिए गए जो निर्णय और राशि पर विचार करेगा। साथ ही इसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि राशि दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, तो ये न्यायालय निर्धारित करेगा। न्यायालय में जो आवेदकों को पिछली कार्यवाही और उसके बाद पारित किए गए जो आदेशों का भी खुलासा अनिवार्य होगा, ये भी बात करी गई है। अब ये कैसे निर्धारित होगा, कौन निर्धारण करेगा, तो भाई दोनों पक्षों की आयु और रोजगार को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण किया जाएगा। अब कैसे, ऐसे मामलों में जहां दोनों पक्ष पर काफी टाइम से एक साथ रहे हों, मान लो दोनों पक्ष काफी लंबे समय से एक साथ रहे हों और विवाह के समय को भत्ते का निर्धारण करने पर एक महत्वपूर्ण ये फैक्टर बन जाएगा कि भाई और दोनों पक्षों में अगर मध्य जो है उसके जो दोनों पक्ष हैं उनके मध्य जो है संबंधों की समाप्ति के मामले में यदि महिला शिक्षित और पेशेवर के तौर पर योग्य हो, तो फिर भी उसे अपनी जो पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों को त्याग करने पड़े, तो इस कारक को भी भत्ते का निर्धारण करते समय जो है न्यायालय वो ध्यान देगा अगर ऐसा होता है। साथ में महिला की आय, खंडपीठ ने यह भी कहा कि भाई पत्नी की आय पति द्वारा दिए गए गुजारे भत्ते के भुगतान के बीच एक जो है बैरियर्स के तौर पे कार्य नहीं कर सकती है। नाबालिग बच्चों के गुजारा भत्ता की बात हुई तो न्यायालय ने कहा कि भाई नाबालिग बच्चों पर होने वाला जो खर्च है, इसमें जैसे भोजन हो गया, कपड़े हो गए, निवास हो गया, निवास का व्यय हो गया और बच्चों की शिक्षा के लिए जो फीस हो गई, ये सारा चीज, कोचिंग का फीस हो गई, इसके अलावा बच्चों के समग्र विकास के लिए जो अतिरिक्त कोचिंग क्लासेस है इनका खर्चा हो गया, तो ये सब प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का जो खर्च भी भत्ते के भुगतान के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पे कार्य करेगा। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि बच्चों की शिक्षा का खर्च सामान्यतः पिता द्वारा वहन किया जाना चाहिए और किंतु यदि पत्नी भी कार्य कर रही है तो खर्च के दोनों पक्षों के बीच अनुपातिक तौर से इसको साझा किया जा सकता है, न्यायालय ने ये कहा। वहीं अगर मान लो कि गंभीर विकलांगता या बीमारी के आधार पे तो जीवन साथी, बच्चों या फिर आश्रित रिश्तेदारों की गंभीर विकलांगता या बीमारी जिसके कारण उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है, तो उसके भी भत्ते का निर्धारण करते समय एक प्रासंगिक कारक माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ये मानदंड स्वयं में संपूर्ण नहीं है, संबंधित न्यायालय अपने विवेक का जो है उपयोग करके किसी अन्य ऐसे कारक भी विचार कर सकते हैं जो किसी मामले इससे संबंधित प्रासंगिक हो। और इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता की बात करें तो देखो जो है इसमें कहा गया कि आश्रित पत्नी और बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान कर सहारा देने के लिए सामाजिक न्याय के उपाय के तौर पे कानूनी और गुजारा भत्ता प्रदान किया जाना जरूरी है, ताकि उन्हें किसी भी संकट की स्थिति से बचाया जा सके, ताकि उन्हें कोई संकट की समस्या से ना गुजरें।
ये भी बात कही गई, साथ में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि जो कुछ गाइडलाइन है इनके मतलब जारी दिशा निर्देशों में एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी को एक निश्चित समय सीमा में न्याय मिल सके। अब सर्वोच्च न्यायालय ने रिसेंटली जिस मामले की सुनवाई करते हुए कुछ गाइडलाइन जारी किए थे, वह मामला बीते 7 वर्षों से लगभग लंबित था और इसके अलावा जो है इसके लिए थोड़ी से अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो है मुद्दा भी था। तो अब काफी आवश्यक है, जरूरी है कि इन जल्द से जल्द न्याय मिल सके और नियमों के अनुसार जो है वैवाहिक संबंध किसी भी पक्ष के द्वारा अलग अलग कानून, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, डिटेल में मैंने समझाया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये आप पढ़ लीजिएगा या फिर मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125, इसके तहत संबंध को समाप्त करने, गुजारे भत्ते के भुगतान के लिए अर्जी देने और इसमें से इसको मतलब सबल बनाने, इन सारे मुद्दे उठाए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपने सारी चीजों को, गुजारे भत्ते से संबंधित जो कुछ गाइडलाइंस है ये देख लिया है। आदर्श आचार संहिता को ऑलरेडी आपने पढ़ ही लिया है ना, जो आदर्श आचार संहिता है। अब देखो, अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, क्योंकि ये बहुत जो पर्यावरण जो प्रदूषण है, रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। तो जरा देखो भाई ये क्या है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, प्रबंधन आयोग। देखो भाई, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम जो मैंने बताया नियंत्रण अधिकरण, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। और जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, एक्चुअल में ये चर्चा में कब रहा, देखो जब केंद्र सरकार ने यानी एनसीआर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसके आसपास के क्षेत्रों में जो प्रदूषण का मतलब एक समस्या से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग गठित करने के लिए एक अध्यादेश अधिसूचित किया था। अब भाई केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण ईपीसीए इस विषय से संबंधित है और अन्य सभी समितियों को विघटित कर दिया गया है। इन पूर्व की जो समितियों को विघटित करने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में जो वायु की समस्या से निपटने के लिए जो सभी बेहतर और सुव्यवस्थित प्रयास और जन भागीदार को भी बढ़ावा देना चाहिए, उसको कारगर बनाना चाहिए। भाई देखो कारण क्या था कि दिल्ली और उसका आसपास का एरिया है ना, आप जब पुआल की जलाने की बारी आती है, जो हरियाणा वाला और पंजाब वाला एरिया है, तो आप देखोगे कि पुआल की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब एक ये भी फैक्टर है, अकेला एक कोई पुआल ही फैक्टर नहीं है, एक मिनट की, अकेला कोई एक पुआल ही फैक्टर नहीं है, इसके पीछे और भी कारण है, ठीक है, इसके पीछे और भी कारण है। तो इसमें से आप देखोगे कि इसमें जो है ये और भी रीजन्स हैं, तो इसके आसपास के क्षेत्र में सबसे एक मतलब प्रमुख चिंता बनाई थी, एक चिंता का विषय हुआ था, और यही कारण है कि वायु प्रदूषण के कारण, जैसे कि पराली का जलाना हो गया, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण हो गया, तो केजरीवाल जी ने और इवन जो अपना योजना चलाई थी शहरी विनिर्माण संबंधी प्रदूषण हो गया, इससे निपटने के लिए जो महत्वपूर्ण कुछ और भी फैक्टर हैं, ये सारी चीजें देखने को मिली। अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की निगरानी प्रबंधन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी और राज्य जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण सीपीसीए जैसे अलग अलग निकायों के द्वारा जारी किया था। इसके कारण जो प्रदूषण से निपटने का कार्य और भी चुनौतीपूर्ण रहा है और ये अव्यवस्थित भी है, एक लंबे समय से एक बड़ा इशू बना है और ऐसे निकाय के गठन पर विचार किया जाना चाहिए। अब कुछ अध्यादेश, जो हालिया वाला अध्यादेश था, तो इसमें वायु प्रदूषण से संबंधित जो सभी निकायों में एक निकायों को समेकित तौर पे अतिव्यापी निकाय बनाने की परिकल्पना खींची गई है, रेखांकित किया गया है और वायु जो है गुणवत्ता का प्रबंधन अधिक व्यापक है, कुशल और समयबद्ध तरीके से इससे किया जाना चाहिए, अन्यथा आने वाले फ्यूचर में एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो आयोग की संरचना को लेकर के अगर हम बात करें तो 7 सदस्यों वाली जो पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण है, तो इसके विपरीत जो है सरकार द्वारा गठित नए आयोग में एक जो पूर्णकालिक अध्यक्ष समेत कुछ कुल मिलाकर के 18 सदस्य होंगे।
साथ ही इस आयोग में भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालयों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि जो हैं उनको एसोसिएट सदस्य बनाया जाएगा और एक पूर्णकालिक सचिव को भी शामिल किया जाएगा जो कि मुख्य समन्वय अधिकारी के तौर पे कार्य करेगा। इस आयोग का अध्यक्ष या तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होगा या फिर राज्य सरकार के मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होगा और उसे इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कार्यकाल की समाप्ति के बाद उसे पुनः नियुक्त किया जा सकेगा। तो ये सारी चीजें आयोग को लेकर के बात हुई है। कुछ आयोग की उप समितियां भी बनाई जाएंगी, जैसे इसमें से होगा एक निगरानी और पहचान उप समिति, सुरक्षा प्रवर्तन उप समिति और अनुसंधान और विकास उप समिति। तो इसमें कुछ समितियां बनाई जाएंगी। कार्य और शक्तियां ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि भाई आयोग के पास दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जो सभी आवश्यक उपाय करने और इसके संबंध में दिशा निर्देश करने और आवश्यकता पड़ने पर शिकायत दर्ज करने की भी शक्ति होनी चाहिए। इस आयोग राज्य सरकार और किसी भी सरकारी विभाग को भी आदेश जारी कर सकता है। यह आयोग जो है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, तो इसमें सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने पे कार्य करेगा। यह वायु गुणवत्ता प्रदूषकों के उत्सर्जन से संबंधित जो मानक है उनका निर्धारण किया जाएगा। अध्यादेश के अनुसार वायु गुणवत्ता और प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले या किसी भी निकाय या राज्य सरकार के साथ हितों के टकराव की स्थिति इस आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों और निर्देशों पर जो है सर्वोपरि। इसके अगर हम देखें कि कुछ मतलब जो एक्सपर्ट है इसके विपक्ष में कुछ बात करते हैं कि बात क्या करते हैं, उनका मानना है कि भाई ये जो वायु की गुणवत्ता सुधरनी चाहिए, लेकिन वायु की गुणवत्ता जो है ये ध्यान देना होगा कि किसी के कीमत पर नहीं। किसी की कीमत का मतलब कि चलो आप कह रहे हो कि जैसे किसानों को कि पुआल से बहुत ज्यादा वायु की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, हम भी मान रहे हैं कि जरूर इसमें से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है पुआल जलाने से, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जो है किसानों के लिए प्रॉपरली एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आना पड़ेगा कि वो लॉस भी ना बनाए। और सबसे अच्छा तो ये है, आप जो कृषि अगर जो व्यक्ति करता होगा, जो जानता होगा, आपके वगैरह खेत वगैरह होंगे, तो जो पुआल या जो कृषि से जो वैसा मतलब चारा जिसे सबको बोला जाता है चारा भूसा, ये एक ऐसा मतलब सब्सटेंस है, मतलब कहीं ना कहीं ये किसानों की एक प्रॉपर आप ये कह सकते हो कि उनकी जो इनकम है ये बढ़ा सकता है। कैसे? आप इन क्षेत्रों में जितना कृषि में बढ़ोतरी हो रही है या इस क्षेत्र में, तो आप उतना आप उस क्षेत्र में सब्सिडी दीजिए पशुपालन को लेकर के। तो देखो जितना पशु पाला जाएगा तो खाएंगे भी तो, और खाते क्या है? पुआल, करवी। करवी करवी एक चित्रकूट का एक शहर है, तो वो करवी नहीं, करवी जो ज्वार होती है, तो ज्वार की जो डंठल होता है मतलब पूरा पेड़ होता है तो वो करवी कहलाती है। बाजरा, तो ये बाजरा देख रहे होंगे, बाजरा का डंठल, मतलब ये सब चारे की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारा सब कुछ यही खिलाते हैं आप अपने मतलब जानवरों को। तो भाई आप इतना बेहतर कर दो कि लोगों के पास मतलब ये बचे ही नहीं, लोग सब अपने जानवरों को खवा ले, और इवन कि जिसके पास ज्यादा है तो लोग खरीद लें। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मतलब हमारे इधर देखो, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, और बुंदेलखंड में प्रॉपरली चारे को कभी मैंने आज तक जलाते हुए कहीं नहीं देखा है। कोई भी नहीं चारा जलाता है। इवन ठंडी जब आती है तो बहुत क्राइसिस होता है, चारे को लेकर के बहुत क्राइसिस होता है। तो ये आपको ये मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, ये क्राइसिस वाला डेवलप नहीं करना पड़ेगा, ये कि आप जो है पशुपालन को बढ़ावा दो, कृषि से संबंधित जो चीजें उसको बढ़ावा दो। तो जो इसका मतलब चारा पुआल ये चीजें हैं वो वही एक तरीके से जो पशुपालन है तो वो खा पी ले। और आपको बता दूं यही जो चारा पुआल ये है ना, ये जो है ये फर्टिलाइजर का काम करता है। ये गोबर की जो कंपोस्ट खाद है ये बाद में फर्टिलाइजर का, तो इससे जो है कृषि में भी बढ़ेगा। लेकिन हम सिर्फ चिल्ला सकते हैं, आवाज लगा सकते हैं ये हाई और इवन गुणवत्ता वायु गुणवत्ता, लेकिन एक्चुअल में कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, कोई इसमें से कोई कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म नहीं हो रहा है। इसमें कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म होना चाहिए। कैसे भाई कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म होना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, जैसे गांधी जी हमेशा, जो गांधी जी की फिलॉसफी थी, वो कह रहे थे विकास तो हो लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो। क्या है? कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो। मतलब क्या है कंस्ट्रक्टिव का? कि एक उदाहरण से समझाता हूं। देखिए जो बर्तन बनाते हैं,
बर्तन बनाते हैं, तो जो कुम्हार होते हैं मतलब तो बर्तन बनाते हैं, है ना। देखो यहाँ कोई जाति से लेना देना नहीं है, मैंने बताया प्रॉपरली। ये जो गागर आपने देखा होगा, घड़ा जिसे बोलते हैं, ये वही ज्यादातर बनाते हैं। ये प्रोफेशन के आपको पता है इंडिया में पहले जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली उनमें जाति हो गई थी। तो बस ये किसी को मतलब ये हर्ट ना करे इस वजह से मैंने बताया। तो ये जो बर्तन बनाते हैं, गांधी जी का ये मानना था कि भाई अगर कोई एक व्यक्ति है और वह बर्तन बना रहा है, तो आप उसे दो तरीके से उसे मतलब क्या करो, शिक्षित करो। उसे आप मात्र और काउंटिंग मत सिखा दो। क्या होता है, मान लो एक कुम्हार है और वो व्यक्ति किसी शहर में अपने बर्तन बेचने जाता है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे समझो। तो औने पौने भाव जो है, औने पौने भाव उसे मिलेगा, पहली बात तो। और दूसरा, उसे गिनती नहीं आती है, मान लो लिटरेट नहीं है, गिनती नहीं आती है, तो वह अपने इन सारी चीजों को बेच नहीं पाएगा। दूसरा कि वह अगर अच्छा सामान बेच रहा है, बेहतर बना रहा है, तो इसको मोनेटाइज, जो मॉनेटरी प्लेजर, इसको ज्यादा मिल सकता है। इसको क्या करे, एक ब्रांड बनाए। तो गांधी जी का मानना है कि भाई अगर हमें इसे शिक्षित करने का मतलब ये कतई नहीं है, गांधी जी का मतलब कि बस शिक्षित हो गया तो हो गया। इसका प्रॉपरली जो बिजनेस मतलब जो प्रोफेशन में है उसमें उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। तो ये उदाहरण देके गांधी इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैंने वही बताया कि इसमें बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। हमारा वायु प्रदूषण की समस्या है, लेकिन आयोग बनाने से आपको अगर लग रहा है कि वायु प्रदूषण की समस्या सही हो सकती है, तो सर नहीं हो सकती है। सिर्फ एक आयोग बनाने से ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है कि एक आयोग बना दो और ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आपको वही सारा सब कुछ जो मैंने सुझाया करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारी चीज हैं, कुछ आलोचना करी गई है दंडात्मक प्रावधानों के बारे में, दंडात्मक प्रावधानों की बात करी गई थी। ठीक है, अगला है हमारा एकल पुरुष अभिभावक के लिए चाइल्ड केयर लीव। एकल पुरुष अभिभावक के लिए चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव देखो, इसमें से मैं आपको कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में डीओपीटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था जब आपको इन्फ्लेशन पढ़ा रहा था। डीओपीटी के द्वारा कुछ प्रमुख सुधारों में सूचना देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा करी थी कि भाई पुरुष सरकारी कर्मचारी भी अब बच्चों की देखभाल से संबंधित चाइल्ड केयर लीव प्राप्त करने में सक्षम होंगे, उनको भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। क्या इसमें इसका मतलब क्या था कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र साहब ने, इनके अनुसार जो डीओपीटी है कार्मिक प्रशिक्षण डिपार्टमेंट, तो इसके द्वारा इस संबंध में पहले ही आदेश जारी किया गया था, किंतु कुछ कारणों की वजह से लाभार्थियों तक इसका प्रचार नहीं हो सका था। और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के निर्णय के मुताबिक केंद्र सरकार के केवल वही पुरुष कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव प्राप्त कर सकेंगे जो एकल पुरुष अभिभावक हैं। ध्यान रखना, एकल पुरुष अभिभावक। ठीक है, इसमें से ऐसे पुरुष कर्मचारी शामिल हैं जो विधुर हैं, यानी जो क्या है, विधवर हैं। ठीक है, मतलब उनका शादी टूट गया है तो विधुर हैं। विधुर समझते हो ना, तलाकशुदा है मतलब, या फिर वो अविवाहित हैं। इस कारण से एकल अभिभावक के तौर पे उन बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व होना चाहिए। चाइल्ड केयर लीव पर जाने वाला कोई कर्मचारी अब सक्षम पदाधिकारी की पूर्व स्वीकृति से मुख्यालय छोड़ सकता है। इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव पर जाने वाले कर्मचारी छुट्टी के दौरान लीव जो है ट्रेवल जो कंसेशन है एलटीसी का लाभ उठा सकेंगे। दिव्यांग बच्चे के मामले में चाइल्ड केयर लीव जो है इसको बच्चे की 22 वर्ष की आयु तक दिए जाने का प्रावधान जो है इसको हटा दिया गया था। पहले 22 वर्ष की आयु तक का प्रावधान था। अब किसी भी उम्र के जो बच्चे, अगर दिव्यांग बच्चे की जो सरकारी कर्मचारी द्वारा चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया जा सकेगा। अब इसका महत्व क्या है भाई? इसका महत्व यूं है कि केंद्र सरकार ने इस निर्णय को सरकारी कर्मचारियों के जीवन और उनके जो है मतलब उसको अधिक आसान बनाने की दिशा में ये कार्य किया है। ये प्रगतिशील सुधार के तौर पर इसको देख सकते हो। इन सुधारों में उन सरकारी कर्मचारी को काफी लाभ होगा जिसमें से किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित हैं।
साथ में इन सभी फैसलों का मूल उद्देश्य एक सरकारी कर्मचारी को अपनी अधिकतम क्षमता के साथ योगदान करने में सक्षम भी बनाएगा। और आपको साथ में केंद्रीय वेतन आयोग ने भी ऐसे पुरुष जो सरकारी कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ प्राप्त करने की अनुमति देने की सिफारिश करी थी, जो कि अकेला बच्चा का मतलब पालन पोषण कर रहे हैं। अब चाइल्ड केयर लीव की अगर हम बात करें, आप तो इसे जानते हैं। देखो, इसके नियमों के अनुसार जो है, अब तक महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके छोटे बच्चे 18 वर्ष की आयु तक की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष यानी 730 दिन के लिए छुट्टी दी जाती थी। चाइल्ड केयर लीव जो है, इसका लाभ केवल 2 बच्चों तक ही प्राप्त किया जा सकता है। चाइल्ड केयर लीव जो इससे संबंधित जो अवकाश की मंजूरी पहले 365 दिनों के लिए 100% सवेतन अवकाश और अगले 365 दिन के लिए 80% सवेतन मतलब वेतन और अवकाश देने की मतलब ये दी जाती है। अब इसकी सिफारिश जो है सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा करी गई थी। पृष्ठभूमि मैंने बताया कि असल में एक्चुअल में 6वें जो केंद्रीय वेतन आयोग ने सरकार में ऐसी नीतियां बनाने की सिफारिश करी थी जिससे कि महिला कर्मचारी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभा सके और कोई भी सरकारी नौकरी में मतलब वो छोड़ने का वो ना करें। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी समाज में एक ये वो कर दिया गया है, प्रॉपरली स्थापित कर दिया गया है कि जो महिलाएं हैं वो मतलब घरेलू कार्यों को देखेंगी और बच्चों का केयर मतलब आज चीजें बदल रही है लेकिन अभी भी है तो केयर टेकर करेंगी। कई बार मान लो कि कोई महिला जो है कलेक्टर बन गई, उनके हस्बैंड भी कलेक्टर है और उन्हें ऐसा लगता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद उन्हें बेबी कंसीव किया और बेबी कंसीव करने के बाद क्या हुआ कि उन्हें लगता है कि मैं अपने बच्चे की देखरेख नहीं कर पाती हूँ तो इससे बच्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े तो मैं मतलब छोड़ दूं। तो इसके लिए केंद्रीय 6वें वेतन आयोग ने मतलब इसकी सिफारिश की थी कि भाई महिलाओं को अवकाश दिया जाए। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया कि एक्चुअल में मैटर क्या है। अब डेटा संरक्षण पर संसदीय समिति की जो कार्यवाही है इसको भी समझ लो। आपने इसे देखा कि एक्चुअल में ये मैटर, ये पूरा मसला क्या है। एक मिनट, ठीक है, तो इसे आपने, चलो अगला इशू हमारा डेटा संरक्षण पर संसदीय समिति की कार्यवाही। डेटा संरक्षण पर संसदीय समिति की, मैं इसी में आपको मतलब अगले वीडियो में एक काम करूंगा कि जो प्रमुख कुछ इश्यूज रहे हैं, ठीक है, कुछ केसेस रहे हैं वो भी मैं बता दूंगा एक साथ, है ना। उससे क्वेश्चन, एक तो केस से हर साल मतलब क्वेश्चन आना ही आना है। ऑलरेडी मैंने जो है एक केस को बहुत डिटेल से पढ़ाया था, है ना, तो और को भी जो इम्पोर्टेंट है देख लेंगे। ठीक है, चलो ये देखो भाई, डेटा संरक्षण पर जो संसदीय समितियों की क्या है राय थी। जो डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, इसकी समीक्षा के लिए जो है गठित संसद की संयुक्त समिति के द्वारा फेसबुक जो इंडिया, तो फेसबुक की भारतीय इकाई को यानी सीमित जो है तो एक जो डेटा रखा जाएगा, तो समिति ने ये कहा कि भाई आप जो है पहली बात तो डेटा को जो इसको बहुत सिक्योर करोगे, ठीक है, और लिखित उत्तर देने के लिए 2 सप्ताह का इन्हें समय दिया था और कहा गया था कि आप इसका सीमित उपयोग कर सकोगे, बहुत जब वैसी मतलब क्रिटिकल कंडीशन होगी, अन्यथा नहीं यूज कर सकोगे। इसमें क्या है कि भाई 13 अक्टूबर 2020 को फेसबुक जो मतलब भारत की फेसबुक में जो इकाई है, यूनिट है, तो सार्वजनिक नीति निर्देशक जो है उसके व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर गठित संयुक्त समिति जो है संसद की, यानी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जेपीसी, ये तो जेपीसी के समक्ष ये प्रस्तुत हुई थी। हालांकि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 28 अक्टूबर 2020 को समिति के समक्ष प्रस्तुत होने से मना भी कर दिया था और अमेजन कह रही थी कि भाई कोविड-19 महामारी के कारण कंपनी के जो विषय जो है विशेषज्ञ अमेरिका में भारत आने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं और न ही उठा सकते हैं, इस वजह से आप यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। अब भाई संसदीय समिति के उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा और संरक्षण के संदर्भ में फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, पेटीएम हो गया, इन सभी कंपनियां उनके विचार मांगे थे।
अब क्या था कि पिछले समय से आप देख रहे हो, कुछ कुछ समय से ऑनलाइन कंपनियों पर आरोप लगते रहे हैं कि उनके द्वारा अपने व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोगकर्ता की गोपनीय डेटा की सुरक्षा के साथ ये समझौता करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, डेटा बेचते हैं। डेटा सुरक्षा पर पूछताछ की अगर बात करें तो समिति द्वारा फेसबुक ने उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजस्व मॉडल, टैक्स यानी भुगतान करने की जो तरीका है, विज्ञापन दाताओं और इन जो विज्ञापन दाताओं के लिए लक्षित दर्शन चुनने की प्रक्रिया जो है, तो इसमें से नए उपयोगकर्ताओं की आयु का पता चलना, उसकी बाकी की जो डिटेल का सत्यापन की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए थे और उनको लिखित आंसर देना था। समिति द्वारा इसी मामले में पूछताछ के लिए अगले सप्ताह सोशल उसके बाद जब गठित करी गई थी तो अक्टूबर पे, तो इसको अगले सप्ताह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और पेटीएम के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। ये एक्चुअल में 23 अक्टूबर को ये फेसबुक इंडिया को समन किया गया था। अब समिति पर जो अमेजन पर कार्यवाही की बात करें तो समिति की जो अध्यक्षा और लोकसभा सदस्य मीनाक्षी लेखी ने अमेजन की जो प्रतिक्रिया को संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित तिथि पर कंपनी का कोई प्रतिनिधि समिति के समक्ष नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जरा देखो, मतलब एक चीज मुझे नहीं समझ आ रहा। चलो ठीक है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए और हर हाल में करना चाहिए, लेकिन मतलब सारा तब नहीं, सेकेंड वेव आई थी, ठीक है, अक्टूबर की बात है, यानी अक्टूबर उतरते उतरते नवंबर आ गया था। हुआ क्या था, मसला क्या था, मैटर क्या था, एक्चुअल में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से संबंधित जो है मैटर ये आया था। अब बताओ कि एक देश को अगर कोई कंपनी मना कर रही है और उसके यहाँ अपना कारोबार कर रही है तो ये किसको चुनौती है, ये उसकी संप्रभुता को चुनौती। यही तो कहा जाएगा ना कि भाई अगर आप हमारे यहाँ कारोबार कर रहे हैं और हम आपको बुला रहे हैं कि आप अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करिए, आपका क्या मानना है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं अभी नहीं हो सकता है, आप डिनाई कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, है ना। अब देखो, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2020 ये 19 ये इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2020 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में लोकसभा में से प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद लोकसभा द्वारा स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था। और इस विधेयक का जो है यानी उद्देश्य नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करना था। अब यह जो है विधेयक सरकार जो है भारत की निजी कंपनियों और विदेशी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने, स्थानांतरित करने और उसके जो प्रसंस्करण की प्रक्रिया को विनियमित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ये विधेयक सरकार को कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तिगत डेटा के विदेशों में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही यह सरकारी एजेंसियों को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने की छूट भी प्रदान करता है। यह विधेयक जो है सरकार के नेतृत्व में बनी तकनीकी आधारित समाधानों को भी बढ़ावा देगा। उदाहरण के तौर पे इस विधेयक के अंतर्गत जो केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह सेवाओं की आपूर्ति के बेहतर लक्ष्यीकरण और साक्ष्य आधारित नीतियों के निर्माण कर सके। वहीं गैर व्यक्तिगत डेटा या अज्ञात डेटा प्रदान करने के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए थे। इस एक्चुअल में से लाभ क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, डेटा के लोकलाइजेशन की बात हो रही थी, स्थानीयकरण से, तो किसी भी मामले की जांच के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आसानी से डेटा की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे इंटरनेट से जो जुड़े अपराधों को भी रोकने में हेल्प मिलेगी। साथ ही डेटा स्थानीयकरण के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों के जो व्यापार की जो है बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी और इसके माध्यम से भारतीय बाजार में जो स्थापित स्थानीय कंपनियों के हितों की रक्षा भी की जा सकेगी। अब भाई कई सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उनके समूहों के इस विधेयक के तहत सरकार को नागरिक के डेटा के संदर्भ में जो छूट दी गई है इसकी आलोचना की है। वो कहते हैं कि सरकार के द्वारा इसका उपयोग लोगों की निगरानी दमन में किया जा सकता है। अभी आपने पेगासस का मामला देखा ही। वहीं श्री कृष्णन समिति के द्वारा तैयार किया गया जो ये मसौदा है, ये सभी जो है प्रकार के व्यक्तिगत डेटा के मतलब व्यक्तिगत जो डेटा पर्सनल डेटा है इसको देश के अंदर ही संरक्षित किए जाने पर बल दिया गया है।
जबकि वर्तमान विधेयक पे सिर्फ व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में ही इसकी अनिवार्यता निर्धारित की गई है। संसदीय विशेषाधिकार, जब मीनाक्षी लेखी ने कहा तो ये भी बता देता हूं। देखो, संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है कि उन अधिकारों से या उन उन्मुक्तियों या छूटों से जो कि संसद के सदनों, इनकी जो संसद के सदन हैं, इनकी समितियां या इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है। संसदीय विशेषाधिकारों को व्यापक तौर से हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, यानी वे अधिकार जिनका उपयोग संसद व्यक्तिगत तौर से करता है। दूसरा सामूहिक अधिकार होते हैं, वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदनों में सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है। तो सामूहिक विशेषाधिकार में सदन को अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद, कार्यवाही के प्रकाशन, जांच करने, गवाह की उपस्थिति और संबंधित जो प्रकार या रिकॉर्ड, इसमें से संबंधित चीजों को प्रदान करना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है राइट्स है। ओके, तो आपने यहाँ तक चीजों को देखा, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। देखो, एक चीज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, बस 2-3-4 मिनट लगेगा। हमने अप्रोक्सीमेटली जितना हमें पढ़ाना था, हमने 90% वो कवर कर लिया है। करंट अफेयर्स, पॉलिटी का करंट अफेयर्स, इसमें से जो मैंने पढ़ाया है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जिन बच्चों को प्रीलिम्स देना है, देखो मेंस के लिए मैं थोड़ा सा अलग चीजें बताऊंगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कम्प्लीटली मतलब जो हमारा कोर्स डेडिकेटेड है ये है प्रीलिम्स बेस्ड है। देखो, इसमें से आपको मैं अगेन बोल रहा हूँ, अब तो बहुत दिन पेपर के नहीं बचे हैं, महज कितना, करीब 15 दिन ही बचे हैं। तो 10 तारीख को है, 10 अक्टूबर को, आज 24 है, तो 15 दिन बचे हैं। देखो, तो इसमें से आपको करना क्या है भाई, हर हाल में कि कुछ सब्जेक्ट, पॉलिटी 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 के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से इकोनॉमिक्स, ठीक है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये चीजें हो गई, और हिस्ट्री। अगर ये सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटता है, तो ये जो है करीब 75 से 80% तक का दायरा कवर करते हैं। ये है 75 से 80% तक का दायरा कवर करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो क्षेत्र आपके बहुत ही मजबूत होने चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। बाकी का अभी मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है, ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी भी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। फिर बात इकोनॉमी की आती है, ये तो आप देख ही रहे हैं। पॉलिटी भी मैं पढ़ाता हूँ, और जो ये है ज्योग्राफी, एक मैम पढ़ाती हैं, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, हमारे भटनी रईस में, वो मतलब उनका ज्योग्राफी से वो पीजी हैं और ज्योग्राफी की एक्सपर्ट है, बहुत ही अच्छी टीचर है, तो आप उनसे कर सकते हैं, राइट। तो ये आज का जो वीडियो है यहीं तक, मतलब आज की क्लास, और अगली क्लास में हम मिलते हैं। अगली क्लास में जितने भी मैटर हैं हम उसको क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा। जय भारत, जय हिंद, ठीक है, ध्यान रखना अपना।